देवयानी इंटरनेशनल से, इसके बारे में बताएं, क्या राय देंगे इस आईपीओ पर? अच्छा आईपीओ दीप, बड़े लिस्टिंग गेन और लंबे समय दोनों के लिए इस आईपीओ में पैसा लगाने की राय है। देखिए, सबसे पहली चीज तो कि ब्रांड बड़ी स्ट्रांग है, जो आपको, मुझे और मतलब लगभग हर उम्र के लोगों को पसंद आने वाली चीजें, पिज्जा हट, केएफसी, कोस्टा कॉफी, टेको बेल्स, ये सारे वो बड़े क्यूएसआर हैं जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, जहां पर आप जाकर मॉल्स वगैरह में या हाईवेज पर या सिटीज में खाते हैं। नई जनरेशन के लिए तो यही सारी ब्रांड्स हैं जो उन्हें पसंद है। तो बहुत स्ट्रांग ब्रांड पोर्टफोलियो है। पहली चीज, प्रोमोटर्स को अच्छा खासा अनुभव है, न सिर्फ एक ब्रांड बल्कि कई ब्रांड मैनेज करने का, और उस वजह से इनका बिजनेस डाइवर्सिफाइड भी है। बर्गर किंग में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ब्रांड है, वेस्ट लाइफ में देखेंगे तो सिर्फ एक मैकडोनल्ड्स है, जुबिलेंट फूड में देखेंगे तो सिर्फ एक आपके लिए डोमिनोज है, लेकिन यहां पर आपके लिए पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी, टेको बेल्स, केएफसी, तो एक बड़ा पोर्टफोलियो है जो इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करता है, रिस्क कम करता है, और इसी के चलते ग्रोथ पोटेंशियल जबरदस्त है। और मैं पिछले 3-4 सालों की ग्रोथ देख रहा था दीप, इंप्रेसिव है। नंबर ऑफ स्टोर्स जिस तरह से खुल रहे हैं, कोविड के वक्त भी इन्होंने एक्सपांशन किया। एंकर बुक जो आई है बड़ी तगड़ी आती हुई दिखी है। अच्छे इन्वेस्टर्स एंकर बुक में आपको नजर आएंगे। ये सारे पॉजिटिव्स हैं। अगर नेगेटिव्स देखना चाहें तो कंपनी को अभी भी मुनाफा बनाना बाकी है, लेकिन अब आजकल कौन वो देखता है मुनाफा बनाया नहीं बनाया। जोमेटो ने हमको ये तो सिखा दिया कि अगर ब्रांड जबरदस्त है, मार्केट शेयर स्ट्रांग है और आगे फ्यूचर में प्रॉफिट बनने की, पैसे बनने की संभावना है, तो कंपनी बनाएगी, तब बनाएगी। इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स तो अभी बना लें। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये एक ऐसा आईपीओ जो लिस्टिंग पर दुगुना होने की ताकत रखता है। फिर से सुन लीजिए, जोमेटो की तरह ये एक ऐसा आईपीओ जो लिस्टिंग पर दुगुना होने की ताकत रखता है। और जोमेटो के आईपीओ से और उसके रेस्पॉन्स से हमने ये लेसन लिया है, क्योंकि जोमेटो का आईपीओ जब आया था मैं थोड़ा सा हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए बात कर रहा था, क्योंकि एक अपनी तरह का पहला आईपीओ, उसका रेस्पॉन्स बाजार से देखना जरूरी था कि बाजार किस तरह से उसको देखता है, ताकि आप लगाएं पैसा लेकिन रिस्क के माइंडसेट के साथ लगाएं। यहां पर मेरा ये मानना है कि जो कुछ हमने ये फीडबैक देख लिया, जो कुछ एपेटाइट देख ली, जिस तरह का इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देख लिया, उसको देखकर मुझे लगता है कि ये एक मस्ट अप्लाई आईपीओ है। यहां पर रेस्पॉन्स तगड़ा रहेगा, लिस्टिंग तगड़ी होगी और लॉन्ग टर्म में भी आपके लिए पैसे बनेंगे। तो देवयानी इंटरनेशनल क्लियर कट यस हाँ है इस आईपीओ के लिए। और देवयानी इंटरनेशनल का मैनेजमेंट आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेगा। 4 तारीख 4 आईपीओ, और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो आईपीओ है वो है देवयानी इंटरनेशनल। आइए न्यूज पर यूज में करते हैं मुलाकात मैनेजमेंट के साथ। देवयानी इंटरनेशनल, और इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1991 में। यूनिवर्सल आइसक्रीम के नाम से कंपनी ने अपनी शुरुआत की थी, और उसके बाद इन्होंने अलग अलग ब्रांड्स अपनी बनाई, और देश में यम ब्रांड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है। और क्यूएसआर यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, और जो लोग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट या क्यूएसआर के बारे में नहीं जानते, तो जैसा छोटे छोटे ऐसे होते हैं ना आउटलेट्स, जैसे आप किसी मॉल में गए, जल्दी से वहां पे फूड हॉल में खाना खाने चले गए, जल्दी जो सर्विस मिलती है, टेक आपको खुद को सर्विस करना पड़ता है, और वहां पर आपको बिठाकर सर्व नहीं करते हैं, उसे क्यूएसआर कहते हैं। तो यम ब्रांड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है, क्यूएसआर चेन ऑपरेटर है। जून 2021 तक, यानी अभी पिछले महीने तक ही देश भर में लगभग 166 शहरों में कंपनी की प्रेजेंस है, और लगभग 700 स्टोर्स कंपनी खोल चुकी है। और वो सारी ब्रांड्स जो, अगर आप बाहर खाने पीने का शौक रखते हैं तो आपको सबको पता है, पिज्जा हट, केएफसी, कोस्टा कॉफी, टेको बेल्स, ये सारी वो ब्रांड्स हैं जो कंपनी इनके स्टोर्स चलाती है। आइए पहले इशू की जानकारी दे दूं, उसके बाद मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। प्राइस बैंड है 86 रुपए से 90 रुपए। 165 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 440 करोड़ तो जाएंगे कंपनी के पास इशू के बाद, और 1400 करोड़ जाएंगे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास। तो यानी कुल मिलाकर 1838 करोड़ के आसपास का इशू है। और लिस्टिंग के वक्त, यानी इशू प्राइस, लिस्टिंग तो नहीं, इशू प्राइस पर जो है 10,800 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप बनता है। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन रविकांत जयपुरिया साहब। रविकांत जयपुरिया साहब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं और कंपनी के प्रमोटर भी हैं। तो उनसे बेहतर तरीके से इस कंपनी के बारे में कोई जानता नहीं और कोई हमें समझा नहीं सकता। 30 साल से ज्यादा का बड़ा भारी भरकम अनुभव है जयपुरिया साहब का, साउथ एशिया, अफ्रीका में फूड और बेवरेजेस कारोबार का, डेयरी बिजनेस का। तो जबरदस्त एक्सपीरियंस अब उनका इस कंपनी में काम आता दिख रहा है। जयपुरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी आईपीओ पर हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले यही बताएं सर, 440 करोड़ रुपए कंपनी में जाएंगे, बाकी पैसा तो ऑफर फॉर सेल के जरिए। इस 440 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आप कैसे करने वाले हैं सर?
ये मेनली जो फंड्स आएंगे वो डेट पे करने के लिए यूज करे जाएंगे और इसके बाद कंपनी करीब करीब डेट फ्री हो जाएगी। ओके अच्छा जयपुर साहब एक चीज बताइए, वैसे आमतौर पर है ना जो कंपनियां होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जुबिलेंट फूड वर्क है तो खाली एक डोमिनो पिज्जा का कामकाज करती है, बर्गर किंग है तो एक ही उनके पास ब्रांड है ना, इस तरह से अलग अलग तरह की जो कंपनियां, वो वेस्ट लाइफ है तो खाली मैकडोनल्ड्स है। आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि एक ही कंपनी में ढेर सारी ब्रांड्स हो, पिज्जा हट भी होना चाहिए, कोस्टा कॉफी भी होनी चाहिए, मतलब टेको बेल्स भी आपने ले रखी, यम ब्रांड आपकी है, केएफसी है, ये बिजनेस मॉडल आपके दिमाग में कहां से आया, कब आया, उसके बारे में थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर बताएं सर। देखिए ओरिजिनली ये यम ब्रांड्स पेप्सी को रेस्टोरेंट्स होता था। हम लोग पेप्सी के वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉटलर्स हैं वर्ल्ड के, और इनिशियली हम लोग इसीलिए पिज्जा हट में आए थे और पिज्जा हट के बाद केएफसी में आए। ये दोनों ब्रांड्स यम ब्रांड्स आज ओन करता है, तो ये एक ही कंपनी से हैं, तो हम दोनों ब्रांड्स करना चाहते थे। उसके बाद काफी सालों के बाद हम कोस्टा कॉफी की अपॉर्चुनिटी हमें मिली, तो हमने कोस्टा कॉफी साइन किया। तो ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और सारे ब्रांड्स एक दूसरे के, सब इंटरनेशनली वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स हैं। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा है कि तीन तीन ब्रांड्स हैं हमारे पास, एक ब्रांड नहीं है, तो हमारे एक्सपेंशन के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है इन तीनों ब्रांड्स में। वही मैं देख रहा था सर, पिछले साल तो पैंडेमिक था, बड़ा हाल बुरा था, उसके बावजूद आपने नए स्टोर्स खोले। ये बताएं सर पिछले साल में कितने स्टोर्स खोले, और अब एक और चीज बताइए, जनरली हम ये कहते हैं कि ये स्टोर्स मैच्योर हो रहे हैं, अब इनसे अच्छी सेल्स और मुनाफा आना शुरू हो रहा है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की हम बात करते हैं, तो उसके बारे में भी जरा आइडिया दें सर। देखिए हमने पिछले हर क्वार्टर में करीब 50 स्टोर के आसपास खोल रहे हैं, तो लास्ट 3 क्वार्टर में हमने करीब 45 से 50 स्टोर खोले हैं, और हमारा ये विचार है कि गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो हम इसी तरीके से आगे एक्सपैंड करते जाएंगे। और पेंडेमिक का काफी इफेक्ट खत्म हो चुका है, एक्सेप्ट कोई लोकेशन जहां पे अभी भी लॉकडाउन चल रहे हैं। तो अब हमारा विचार है कि, और हमारी थिंकिंग है कि ये सारे स्टोर मैच्योर हो जाएंगे और सब अच्छा रेवेन्यूज देंगे। जी अच्छा सर, ये एक जो मैं आपके प्रोस्पेक्टस में देख रहा था, आपको कुछ वो रेवेन्यू देना पड़ता है शायद 6.3%, 6% के आसपास, केएफसी, पिज्जा हट वगैरह को शायद उनके ब्रांड यूज करने के लिए, तो क्या ये फिक्स रहेगा, आगे चलते हुए कम ज्यादा हो सकता है? जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, अगर आपकी पॉपुलरिटी और कारोबार बढ़ेगा, तो क्या ये ब्रांड्स अपनी रॉयल्टी या जो भी पैसा आप इनका नाम इस्तेमाल करने के लिए देते हैं वो बढ़ा सकते हैं? नहीं, ये बढ़ा नहीं है। देखिए 25 साल से हम इनके साथ हैं, तो ये स्टैंडर्ड रहा है और हमारे हिसाब से आगे भी ये स्टैंडर्ड रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। ओके ओके ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा सर, अभी तक जो मैं देख रहा था कि कंपनी को मुनाफा कमाना बाकी है, साल दर साल 19, 20, 21 एडजस्टेड बेसिस पे देखेंगे लॉस ही है। क्या उम्मीद की जाए, आपके इन्वेस्टर जो आईपीओ की तरफ देख रहे हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, कब तक कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है, इसका एक अंदाजा दें सर। देखिए हमारे हिसाब से अगर नॉर्मल सीजन रहता है, पेंडेमिक फिर दोबारा नहीं आता, तो कंपनी इसी साल प्रॉफिट में आ जानी चाहिए, और कंपनी अच्छा कर रही है। लेकिन पेंडेमिक का हम जवाब नहीं दे सकते। तो अगर पेंडेमिक का इफेक्ट अब आगे नहीं आया, थर्ड वेव या जो कह रहे हैं आप लोग, तो हम, कोई रीजन नहीं है कि हम प्रॉफिट में नहीं आए। ओके अच्छा, ये परफेक्ट बात है कि अगर माहौल ठीक ठाक रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो फिर इस साल भी आप प्रॉफिट में आ सकते हैं, तो टर्न अराउंड हो जाएगा इसी कंपनी में। अच्छा सर, आपके डीआरएचपी में एक पॉइंट और था कि फाइनेंशियल ईयर 19 वित्त वर्ष 2019 में आपके स्ट्रेटेजी ऑडिटर ने रिजाइन किया था। उनको ये डर था कि कंपनी आगे सस्टेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, गोइंग कंसर्न के तौर पर रहेगी नहीं रहेगी। जरा उसके बारे में बताएं, क्या पॉइंट था और क्या अब वो दूर हो चुका है? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं था। आई डोंट नो अब कहां से आपको ये खबर मिली है, बड़ी सही नहीं थी। हमारे कोई स्ट्रेटेजी ऑडिटर्स ने रिजाइन नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। तो हमारे ऑडिटर्स सब बिग 4 के अंदर हैं और सब कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जो मैं आपके डीआरएचपी में से पढ़ रहा हूँ, 24 जनवरी 2020 को
BSR एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने उन्होंने स्टैट्यूटरी ऑडिटर के तौर पर रिजाइन किया था और उसके बाद आपने वॉकर चैंडियक एंड कंपनी को अपॉइंट किया था। ये वहां से मैंने खबर पढ़ी है, आपके RHP में से लिए, आप एक बार फिर से चेक कर ले। एनीवे अगर आपको इसके बारे में बट कोई नॉर्मल बेसिस में हुआ हो तो मुझे ध्यान नहीं है। ठीक बात है, ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये बताएं सर, अगले 3 से 5 साल के लिए आपकी कंपनी का क्या विजन है, क्या आउटलुक है, किस तरह की ग्रोथ, किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी, किस तरह के मार्जिन से आप करने की उम्मीद रखते हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको बोला कि हम लोग करीब 50 स्टोर हर क्वार्टर में खोल रहे हैं और हमारा उम्मीद है कि हम ये कंटिन्यू कर पाएंगे। और आगे मैंने आपको ये भी बताया कि हम इस साल प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो इससे ज्यादा मैं फॉरवर्ड लुकिंग आपको मैं नहीं दे सकता। बट आगे फास्ट फूड का बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है, मार्केट में बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है और हम उसी को लेके आगे चलेंगे और अपनी ग्रोथ करेंगे। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। आपके IPO के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें जयपुरिया साहब आपके IPO को तगड़ा और बेहतर रेस्पॉन्स मिले। एंकर बुक भी आपकी काफी अच्छी बनकर आई है, काफी अच्छे इन्वेस्टर्स उसमें आए। हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। देवयानी इंटरनेशनल, इस IPO का हमने सुबह ही विश्लेषण किया। IPO में हमारी राय है लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी पैसा लगाने